एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार बच्चों, शिक्षावाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी शिखा जैमन, जो कि हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं बहुत से महत्वपूर्ण पाठ व साथ ही साथ करवाऊंगी आपका ढेर सारा मनोरंजन भी। बच्चों, डाली पर चिड़िया कब से चहचहा रही है, सागर की लहरें शोर यूं मचा रही हैं। कब तक इंतजार कराओगे हमें, ये प्यारी सी सुबह तुमको बुला रही है। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हम जानते हैं हमारे सभी बच्चे बहुत खुश व स्वस्थ हैं। बिल्कुल बच्चों, आपका खुश होना बहुत जरूरी है, और हो भी क्यों ना भला आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो शुरू हो गया है। बिल्कुल बच्चों, हम जानते हैं कि आप शिक्षावाणी कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम आपसे मिलने का। हाँ तो बच्चों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर इसके साथ ही बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है तस्वीर बनाओ। इसके बाद कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी से पाठ 5 एडिंग कलर्स, इसके प्रस्तुतकर्ता हैं श्रवण कुमार। इसके बाद कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय उर्दू से पाठ 1 हम्द, इसके प्रस्तुतकर्ता हैं अकलम नईम। हाँ तो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चला है। अब बढ़ चलते हैं आज के कार्यक्रम की और ढेर सारे मनोरंजन के साथ खूब सारी पढ़ाई भी करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी। तो बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है तस्वीर बनाओ। पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, सफल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। आजकल मैं गाना सीख रहा हूँ। क्या कहा? क्यों? बताऊंगा। पहले अपनी प्यारी मीना से तो मिल लो। लेकिन ये मीना है कहाँ? हाँ, वो रही अपनी सहेली सोमा के घर। सोमा, ये कागज पेंसिल लेके तुम आज किसकी तस्वीर बना रही हो? मीना, कल मेरी माँ का जन्मदिन है। अरे वाह! और मैं कल माँ को उन्हीं की तस्वीर बना के तोहफे में देना चाहती हूँ। लेकिन क्या सोमा? माँ एक जगह बैठे, तभी तो मैं उन्हें देख कर उनकी तस्वीर बनाऊं। एक काम करते हैं, अभी जब चाची खाना बनाएंगी तो हम उनके सामने ही बैठ जाएंगे। मैं उनसे बातें करती रहूंगी और तुम जल्दी से उनकी तस्वीर बना लेना। हाँ मीना, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। सोमा, ओ सोमा, माँ आ रही है। तैयार होके कहीं जा रही है। सोमा अरे मीना, तुम? नमस्ते चाची। खुश रहो मीना बेटी। सोमा, मैं एक जरूरी काम के लिए आंगनवाड़ी जा रही हूँ। लेकिन माँ, तुम तो खाना बनाने वाली थी। खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम्हें कुछ काम करने होंगे सोमा। कौन से काम माँ? आंगन में कपड़े सूख गए होंगे, वो उतार के तह लगा के रख देना और घर साफ कर देना।
अपनी दादी जी के लिए चाय बना देना और हाँ, अपनी छोटी बहन पारो को खाना खिला देना। लेकिन माँ। धीरे बोलो सोमा, तुम्हारी दादी और पारो सो रहे हैं। अब मैं चलती हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अब क्या करें मीना, माँ तो चली गई। एक काम हो सकता है सोमा, हम चाची के पीछे पीछे आंगनवाड़ी चलते हैं। आंगनवाड़ी? वो क्यों? देखो, जब चाची आंगनवाड़ी बहन जी के साथ बातें करेंगी तो चुपके से उनकी तस्वीर बना लूंगी। हाँ, चलो जल्दी से चलते हैं। मीना और सोमा छुपते छुपाते पहुँचे आंगनवाड़ी। सोमा, तुम उस खिड़की से अंदर झांको और जल्दी से चाची की तस्वीर बना लो। वाह मीना, क्या तरकीब सुझाई है तुमने। ये मैंने खिड़की से अंदर झांका और क्या हुआ सोमा, कुछ नजर आया? हाँ, आंगनवाड़ी बहन जी का जूड़ा। जूड़ा? हाँ मीना, आंगनवाड़ी बहन जी खिड़की के बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं। उनके जूड़े के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। ओफो, अब क्या करूँ मीना? तुम्हें घर के काम भी तो करने हैं। अरे बाप रे, अब क्या करूँ? तुम घबराओ मत सोमा, मैं घर के काम करने में तुम्हारी मदद करूंगी। चलो। ओ मीना, तुम कितनी अच्छी हो। कितनी अच्छी हो, समझदार बच्ची हो। मीना और सोमा भाग के वापस पहुँचे और दोनों ने जल्दी से घर का सारा काम कर दिया। लो सोमा, सारा काम हो गया। मीना, अगर तुम ना होती तो मैं अकेले इतना सारा काम कभी नहीं कर पाती। 2 काम अभी भी रहते हैं सोमा, तुम्हारी दादी जी की चाय और पारो को खाना खिलाना। चाय बनाना। चाय तो मैं बना लूंगी मीना, लेकिन पारो को खाना खिलाना। क्या हुआ सोमा? तुम्हें नहीं पता मीना, पारो को खाना खिलाना कितना मुश्किल काम है। उससे खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस 2 साल की, लेकिन 1-1 घंटा उसके आगे पीछे घूमो तब जाके जरा सा खाती है। सोमा। लो, पारो और दादी उड़ गई। सोमा। जी दादी जी। अपनी माँ से कह कि मेरी चाय बना दे और पारो को भी कुछ खिला दे। माँ तो किसी जरूरी काम से आंगनवाड़ी गई है दादी, मैं बनाती हूँ चाय। मीना, चाय तो मैं बना लूंगी, लेकिन पारो। तुम मुझे दो पारो का खाना, मैं उसे खिला दूंगी। और हाँ सोमा, खाने में 1 चम्मच घी भी डाल देना। ठीक है मीना। सोमा अपनी दादी जी के लिए चाय बनाने लगी और मीना पारो के पास खाना लेके गई। पारो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। खाना। नहीं खाना। ये देखो पारो, रोटी की रेलगाड़ी। ये रोटी ने थोड़ी सी सब्जी और दाल को उठाया और चल पड़ी। छुक 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 छुक। चलो चलो पारो, जल्दी से मुंह खोलो। इस रेलगाड़ी को तुम्हारे पेट के स्टेशन में जाना है। छुक 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 छुक। आई आई रेलगाड़ी लेके रोटी सब्जी सारी। पारो के मुंह में जाएगी, पेट में सीटी बजाएगी। कू, ये आई आई आई। शाबाश। भाई वाह, मीना ने तो खेल खेल में पारो को सारा खाना खिला दिया। सोमा ये देख के बहुत हैरान हुई और मीना से बोली, अरे वाह मीना, पारो ने तो पूरा खाना खा लिया, लेकिन तुमने ये किया कैसे? सोमा, मैं अपनी छोटी बहन रानी को भी ऐसे ही खेल खेल के गाना गा के खाना खिलाती हूँ। पारो भी रानी जितनी ही है, बस वो भी खेल खेल में पूरा खाना खा गई। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। माँ कहती है कि अगर छोटे बच्चों को खेल खेल में खाना खिलाया जाए तो वो मजे से सब कुछ खा जाते हैं। खाने से उनका पेट भरता है और गाने और खेल से उनका दिमाग तेज होता है। मैं भी अब से पारो को ऐसे ही खेल खेल में गाना गा गा के खिलाऊंगी। और ये देखो, मैंने माँ के जन्मदिन पे देने के लिए ये तस्वीर भी बना ली। अरे, ये तो मेरी और पारो की तस्वीर है। हाँ मीना, देखो तो इस तस्वीर में तुम पारो के साथ खेल खेल कर उसे खाना खिला रही हो और पारो कितने मजे से सब खा रही है। सब खा रही है, खिलखिला रही है। आइए बहन जी। माँ,
आंगनवाड़ी बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। अरे वाह, मीना भी यही है। माँ पता है, मीना ने खेल खेल में गागा के पारो को सारा खाना खिला दिया। अरे वाह मीना। शाबाश मीना। सोमा, तुम्हारी माँ मुझसे यही बात करने आई थी कि पारो बहुत मुश्किल से खाना खाती है। मैं भी उन्हें यही बता रही थी कि 6 महीने से बड़े बच्चों को खाना खिलाते समय उन पर पूरा ध्यान देना जरूरी होता है। जब हम बच्चों में रुचि जगाएंगे तभी तो वो खुशी खुशी पूरा खाना खाएंगे। पूरा खाना खाएंगे, नखरे नहीं दिखाएंगे। भाई वाह, खेल खेल में सचमुच बच्चे मजे से खाना खा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं गाना गाना क्यों सीख रहा हूँ। ताकि मैं भी अपनी छोटी बहन को गाना गा के खाना खिला सकूं। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। खुश होकर सब बच्चे मजे से गप-गप खाते, खेल खेल में उनको जब हम खाना खिलाते। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम धूम। धूम पिचक धूम धूम पा, धूम पिचक धूम धूम, धूम पिचक धूम धूम पा, धूम पिचक धूम धूम। कभी वो खेले, अरे कभी वो गाए, बच्चे का वो दिल बहलाए। धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम। कभी वो खेले कभी वो गाए, बच्चे के दिल को बहलाए। साथ में बच्चे के बच्चा बन जाती है, प्यार से जब माँ खाना उसे खिलाती है। धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम धूम। अरे उसके आगे पीछे दौड़े, काम वो बाकी सारे छोड़े। उसके आगे पीछे दौड़े, काम वो बाकी सारे छोड़े। कभी पहेली कभी कहानी, जंगल परियां राजा रानी। हंसते हंसते क्या क्या उसे सुनाती है, जब बच्चे को खाना माँ खिलाती है। साथ में बच्चे के बच्चा बन जाती है, प्यार से जब माँ खाना उसे खिलाती है। धूम पिचक धूम धूम पा, धूम पिचक धूम धूम, धूम पिचक धूम धूम पा, धूम पिचक धूम धूम। अरे कभी नाच के उसे दिखाए, उछले कूदे खूब हंसाए। पिचक धूम धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम धूम। कभी नाच के उसे दिखाए, उछले कूदे खूब हंसाए। कभी पीठ पर उसे बिठाती, खुद बन जाती घोड़ा हाथी। बच्चे के नखरे को सभी उठाती है, जब बच्चे को खाना माँ खिलाती है। साथ में बच्चे के बच्चा बन जाती है, प्यार से जब माँ खाना उसे खिलाती है। प्यार से जब माँ खाना उसे खिलाती है। गाना सुन के तो मजा आ गया। अब चलते हैं मीना की क्लास में। क्या कहा? क्यों? अरे भाई खेलना नहीं है। चलो जल्दी चलो। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। ठीक है? जी। तो आज का अक्षर है ऊ। सबसे पहले बताओ ऊ से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ सोमा बताओ। उदित नारायण। शाबाश सोमा। और बच्चों, उदित नारायण कौन है? भारत के एक मशहूर गायक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा।
बिल्कुल ठीक दीपू। चलो बच्चों, अब ऊ से किसी जानवर का नाम बताओ। ऊंट। शाबाश। और पता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। बहन जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। हाँ मीना, क्योंकि ऊंट एक बार में 100 लीटर तक पानी पी सकते हैं। चलो बच्चों, अब ऊ से शुरू होने वाली कोई चीज। ऊन। शाबाश कृष्णा। और ऊन हमें कौन देता है? भेड़। बिल्कुल ठीक दीपू। अब बताओ, ऊ से किसी जगह का नाम। ऊटी। शाबाश मीना। और ऊटी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, पीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी तस्वीर बनाओ, जो कि आप सभी को खूब पसंद आई होगी और सभी ने बहुत एंजॉय भी किया होगा। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था मनोरंजन का, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करेंगे ना। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हमारी कक्षा की और अब कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी से पाठ 5 एडिंग कलर्स। इसके प्रस्तुत करता है श्रवण कुमार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नई प्यारी सी रंगों भरी कविता सुनाता हूँ। आइए आप भी मेरे साथ इसको गाइएगा और आनंद उठाइएगा। मैं हूँ बंदरिया काली बूरी, मैं हूँ बंदरिया काली बूरी, भूलो ना मुझसे रखना दूरी, भूलो ना मुझसे रखना दूरी। पतलून मेरी रेशमी लाल, पतलून मेरी रेशमी लाल, नीली कुर्ती मदहोशी चाल, नीली कुर्ती मदहोशी चाल। खाती हूँ फल जो पके हरे, खाती हूँ फल जो पके हरे, आम बाते पीले रस भरे, आम बाते पीले रस भरे। खूब लुभाती छटा आसमानी, खूब लुभाती छटा आसमानी, जी भर पीती बदरंगी पानी। मैं हूँ बंदरिया काली बूरी, मैं हूँ बंदरिया काली बूरी, भूलो ना मुझसे रखना दूरी, भूलो ना मुझसे रखना दूरी। प्यारे बच्चों, इस कविता में आपने बंदरिया के बारे में जाना और क्या क्या जाना उसके बारे में? जी हाँ, हमने जाना उसके काले भूरे रंग, लाल पतलून, नीली कुर्ती, हरे फल। अच्छा बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, यह एक कविता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, एक कविता व सामान्य पाठ में क्या अंतर होता है? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। इस कविता के प्रथम 2 पंक्तियों के अंतिम अक्षरों को हम बोलकर दोहराते हैं। मैं हूँ बंदरिया काली बूरी, भूलो ना मुझसे रखना दूरी। यहाँ अंतिम अक्षर दूरी व भूरी एक जैसी ध्वनि देते हैं। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों के शब्दों को भी युग्म में बोलकर सुनते हैं। ये शब्द हैं लाल चाल, हरे भरे, आसमानी पानी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की समान ध्वनि को हम राइम यानी तुक कहते हैं। यह हमारे कानों को अच्छी लगती है। ये कविता की मुख्य विशेषता होती है, जो सामान्य गद्य पाठ में नहीं होती है। अच्छा बच्चों, क्या अंग्रेजी में भी ऐसा होता है, या कहे अंग्रेजी में भी पोएम होती है क्या? जी हाँ, होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी रंगों पर आधारित अन्य कोई पोएम कभी सुनी है? क्या आपने कभी सोचा है भिन्न भिन्न प्रकार के रंग कैसे बनते हैं? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? नहीं मालूम?
डोंट वरी बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अ पोएम एंटाइटल्ड एडिंग कलर्स फ्रॉम क्लास 5th टेक्स्ट बुक। आप अपनी पुस्तक के अध्याय 5 में दी हुई पोएम एडिंग कलर्स को देखिए। मैं इसे आपके लिए वाचन करता हूँ। आपको इसे ध्यान से पुस्तक में देखते हुए सुनना है। एडिंग व्हाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, एडिंग व्हाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, our house should always be tidy and clean, our house should always be tidy and clean, adding white to red we get pink, adding white to red we get pink, morning and evening milk we must drink, morning and evening milk we must drink, adding yellow to red we get orange, adding yellow to red we get orange, after buying something we should count the change, after buying something we should count the change, adding blue to red we get purple, adding blue to red we get purple, mummy and papa make a lovely couple, mummy and papa make a lovely couple। आइए बच्चों, सर्वप्रथम इस पोएम में आए हुए कुछ नए शब्द यानी न्यू वोकैबुलरी या ग्लोसरी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस कविता के शीर्षक को ही देखते हैं। शीर्षक है एडिंग कलर्स, एडिंग जोड़ना। बच्चों, यह एक क्रिया एड में आईएनजी जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है पहले से मौजूद किसी वस्तु में अन्य वस्तु अतिरिक्त जोड़ना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है एड, एडिड, एडिड। आइए अब इस क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई एम एडिंग शुगर टू टी, मैं चाय में शक्कर डाल रहा हूं। आइए बच्चों, अब प्रथम 2 पंक्तियों में प्रयुक्त नवीन शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। एडिंग व्हाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे। नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है गेट, प्राप्त करना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है गेट, गॉट, गॉट और गॉटन। इसकी थर्ड फॉर्म दोनों ही स्वरूपों में स्वीकार्य हैं, जिसके अर्थ होंगे प्राप्त करना, प्राप्त किया, प्राप्त कर चुका। आइए अब इस क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई गेट न्यूज़पेपर डेली, मैं प्रतिदिन अखबार प्राप्त करता हूँ। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है प्रे, प्रार्थना करना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्रे, प्रेड, प्रेड। आइए अब इस क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई प्रेड टू गॉड फॉर माई सक्सेस, मैंने मेरी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है एवरीडे, प्रतिदिन। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। बच्चों, इस प्रकार इन पंक्तियों का संपूर्ण अर्थ हुआ काले और सफेद रंग को मिलाने पर भूरा रंग बनता है। प्रतिदिन हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। आइए बच्चों, अब तीसरी और चौथी पंक्तियों में प्रयुक्त नवीन शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, आवर हाउसेज शुड ऑलवेज बी टाइडी एंड क्लीन। नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है टाइडी एंड क्लीन, साफ सुथरा। यह एक फ्रेज यानी वाक्यांश है जो हमेशा ग्रुप में ही प्रयुक्त होता है। आइए बच्चों, अब फ्रेज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नेहा ऑलवेज वियर्स टाइडी एंड क्लीन ड्रेसेस, नेहा प्रतिदिन साफ सुथरी पोशाकें पहनती है। बच्चों, इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हुआ
पीले व नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग बनता है। हमारे घर हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। आइए बच्चों, अब 5वीं व 6ठी पंक्तियों में प्रयुक्त नवीन शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। एडिंग व्हाइट टू रेड वी गेट पिंक, मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल्क वी मस्ट ड्रिंक। नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है मस्ट, अवश्य ही। ये एक सहायक क्रिया है। आइए अब इस सहायक क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है ड्रिंक, पीना, कोई पेय पदार्थ पीना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। पीना, पिया व पी चुका। आइए अब इस क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई हैव ड्रंक थम्स अप, मैंने थम्स अप पी है। बच्चों, इस प्रकार इन पंक्तियों का संपूर्ण अर्थ हुआ सफेद व लाल रंग को मिलाने से गुलाबी रंग बनता है। सुबह शाम हमें अवश्य ही दूध पीना चाहिए। आइए बच्चों, अब 7वीं व 8वीं पंक्तियों में प्रयुक्त नवीन शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार है। एडिंग येलो टू रेड वी गेट ऑरेंज, आफ्टर बाइंग समथिंग वी शुड काउंट द चेंज। नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है बाई, खरीदना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है बाई, बॉट, बॉट। खरीदना, खरीदा और खरीद चुका। आइए अब इस क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई बॉट अ न्यू बुक यस्टरडे, मैंने कल एक नई पुस्तक खरीदी। बच्चों, अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है समथिंग, कुछ। यह एक सर्वनाम शब्द है। आइए अब इस सर्वनाम का एक एग्जाम्पल के द्वारा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। आई हैव लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया है। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है चेंज, खुले पैसे, छुट्टे पैसे, रेजगारी आदि। यह एक संज्ञा शब्द है। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। प्लीज गिव चेंज, कृपया खुले पैसे देवे। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है काउंट, गिनना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है काउंट, काउंटेड, काउंटेड। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हैव यू काउंटेड योर मार्क्स, क्या आपने अपने अंक गिने हैं? बच्चों, इस प्रकार इन पंक्तियों का संपूर्ण अर्थ हुआ पीला और लाल रंग को मिलाने से नारंगी रंग बनता है। जब भी हम कुछ खरीदे तो छुट्टे पैसे ध्यान से गिनने चाहिए। आइए बच्चों, अब अंतिम 2 पंक्तियों में प्रयुक्त नवीन शब्दों के अर्थ की चर्चा करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। एडिंग ब्लू टू रेड वी गेट पर्पल, मम्मी एंड पापा मेक अ लवली कपल। नया शब्द इन पंक्तियों में जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है लवली, प्यारा। यह एक विशेषण है। आइए इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। वेदर इज वेरी लवली टुडे, आज मौसम बहुत प्यारा है। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है कपल, दंपति, जोड़ी या युगल। यह एक संज्ञा शब्द है। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। अ कपल, मिस्टर एंड मिसिज शर्मा लिव्स इन आवर कॉलोनी। एक दंपति, श्री एवं श्रीमती शर्मा हमारी कॉलोनी में रहते हैं। अगला नया शब्द जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है मेक, बनाना। यह एक क्रिया शब्द है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है मेक, मेड,
मेड, जिसके अर्थ होते हैं बनाना, बनाया और बना चुका। आइए बच्चों, अब इस क्रिया को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अ पॉटर मेक्स अर्दन लैम्प्स, एक कुम्हार मिट्टी के दिए बनाता है। बच्चों, इस प्रकार इन पंक्तियों का संपूर्ण अर्थ हुआ, नीले और लाल रंग को मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। हमारे मम्मी पापा एक प्यारे दंपति हैं। आइए बच्चों, अब मैं इस पोएम को एक बार फिर से आपके लिए वाचन करता हूं। आप इसे ध्यान से पुस्तक में देखते हुए सुने। आप भी साथ साथ वाचन करते हुए इसका आनंद लेवे। एडिंग व्हाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, एडिंग व्हाइट टू ब्लैक वी गेट ग्रे, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, एवरी डे टू गॉड वी शुड प्रे, एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, एडिंग येलो टू ब्लू वी गेट ग्रीन, our houses should always be tidy and clean, our houses should always be tidy and clean, adding white to red we get pink, adding white to red we get pink, morning and evening milk we must drink, morning and evening milk we must drink, adding yellow to red we get orange, adding yellow to red we get orange, after buying something we should count the change, after buying something we should count the change, adding blue to red we get purple, adding blue to red we get purple, mummy and papa make a lovely couple, mummy and papa make a lovely couple। आइए बच्चों, अब मैं इस पोएम में प्रयुक्त विभिन्न रंगों के नामों को दोहराता हूं। आप इनके रंग को अपने स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रंगों के नाम यह हैं: रेड, लाल, जी हां लाल, बिल्कुल सही सोचा आपने। ग्रीन, हरा, जी हां हरा, बिल्कुल सही सोचा आपने। येलो, पीला, जी हां पीला, बिल्कुल सही सोचा आपने। वाइट, सफेद, जी हां बिल्कुल सही सोचा आपने। पर्पल, बैंगनी, जी हां बैंगनी, बिल्कुल सही सोचा आपने। ग्रे, भूरा, जी हां भूरा, बिल्कुल सही सोचा आपने। ब्लू, नीला, जी हां नीला, बिल्कुल सही सोचा आपने। पिंक, गुलाबी, जी हां गुलाबी, बिल्कुल सही सोचा आपने। ऑरेंज, नारंगी, जी हां नारंगी, बिल्कुल सही सोचा आपने। उम्मीद करता हूं बच्चों ये रंग आपके समझ में आ गए होंगे। आइए बच्चों, अब इस पाठ्य पुस्तक में इस कविता के अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये एक्टिविटी फर्स्ट के बी भाग में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एवं उनकी चर्चा है। आंसर्स दीज क्वेश्चंस। प्रश्न है: विच कलर्स डू यू नीड टू गेट पिंक कलर? आपको गुलाबी रंग बनाने के लिए कौन से दो रंगों को मिक्स करना पड़ता है? यस, वी नीड व्हाइट एंड रेड कलर्स टू गेट पिंक कलर। हाँ, सफेद व लाल, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगला प्रश्न है: व्हाट कलर इज द मिल्क? दूध का रंग कैसा होता है? यस, इट्स व्हाइट। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, दूध का रंग सफेद होता है। अगला प्रश्न है: हाउ कैन यू गेट ऑरेंज कलर? आप नारंगी रंग किस प्रकार बना सकते हैं? यस, बाय एडिंग येलो एंड रेड। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, नारंगी रंग पीले और लाल रंग को मिलाने से बनता है। अगला प्रश्न है: व्हाई शुड वी काउंट द चेंज आफ्टर बाइंग समथिंग? कुछ भी खरीदे तो दुकानदार द्वारा लौटाए जाने वाले पैसे हमें क्यों गिनने पड़ते हैं? यस, वी डू इट फॉर गेटिंग करेक्ट मनी इन रिटर्न। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम दुकानदार को ज्यादा पैसे देते हैं किसी भी वस्तु की कीमत के रूप में, तो वह शेष बचे हुए पैसे हमें वापस लौटाता है, उसे चेंज कहते हैं।
और वह राशि बराबर होनी चाहिए। यदि हम कम ज्यादा लेते हैं तो दोनों में से एक को नुकसान होता है, जो गलत बात होती है। बच्चों, यह था हमारे आज का लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। हैव अ नाइस डे। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी से पाठ 5 एडिंग कलर्स। इसे प्रस्तुत किया श्रवण कुमार ने और इसकी समीक्षा की मज़ाहिर सुल्तान जई ने। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर और अब कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय उर्दू से पाठ 1 हम्द। इसके प्रस्तुत करता है अकलम नईम। अजीज तलबा, आदाब। आज हम आपके निसाब की किताब जान पहचान के पहले सबक हम्द का मुताला करेंगे। बच्चों, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब पर एक बहुत मशहूर और मकबूल नज़्म ज़रूर सुनी होगी, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। बच्चों, ये नज़्म दरअसल एक हम्द है, क्योंकि इसमें खुदा की तारीफ़ बयान की गई है। बच्चों, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ और उसकी बरतरी व बुज़ुर्गी का बयान किया गया हो। ये नज़्म वही खुदा है मुज़फ़्फ़र वारसी साहब ने लिखी है। ऐसी ही एक और हम्द के चंद अशार देखते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। हर शय तेरी हसीन है, हर शय है बाकमाल, हर शय तेरी हसीन है, हर शय है बाकमाल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। बख्शी है तूने रात को तारीकियाँ शदीद, और दिन को तूने कर दिया रोशन व पुरजमाल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। मुर्दा ज़मीन तेरी ही कुदरत से जी उठे, मुर्दा ज़मीन तेरी ही कुदरत से जी उठे, तेरी ही कुदरतों से हैं ये सारे माह साल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। यकता है तू सिफ़ात में तेरा नहीं शरीक, यकता है तू सिफ़ात में तेरा नहीं शरीक, लासानी तेरी ज़ात है, तेरी कहाँ मिसाल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। सब हुक्म कायनात में नाफिज हैं बस तेरे, हुक्मों से इज्तनाब हो किसकी है फिर मजाल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। तेरे ही दर पे सर झुके माबूद है तू ही, तेरे ही दर पे सर झुके माबूद है तू ही, मुख्तार कुल है जब तू ही, किससे करूं सवाल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। दुनिया की ज़िंदगी हमें गुमराह ना करे, दुनिया की ज़िंदगी हमें गुमराह ना करे, कल आखरत में होगा हमें कितना फिर मलाल, तू रब्बे ला शरीक है, तू रब्बे ज़ुल जलाल। तो बच्चों, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस सबक की बात करने वाले हैं उसमें भी खुदा की तारीफ़ और उसकी बड़ाई बयान की गई है, क्योंकि ये भी एक हम्द है। लेकिन क्या आपके जहन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि आखिर वो शायर कौन है कि जिसकी लिखी हुई हम्द अब हम पढ़ने जा रहे हैं? तो चलिए फिर सबसे पहले हम उस शायर के बारे में जान लेते हैं कि जिसकी लिखी हुई हम्द हम अब पढ़ने वाले हैं। उस शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1184 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में हुई थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। सुना बच्चों आपने? तरक्की करने के लिए शौक़ और मेहनत दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सिर्फ शौक़ से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि शौक़ के साथ कड़ी मेहनत भी ज़रूरी होती है। इस्माइल मेरठी को भी पढ़ने का शौक़ था और उन्होंने कड़ी मेहनत भी की, तो उन्हें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल हो गई। वो कम उम्र में ही मुलाजिम हो गए। उन्होंने इल्मो अदब की दुनिया में भी खूब नाम पैदा किया। नाम पैदा करना एक मुहावरा है जिसके मानी है खूब मशहूर हो जाना।
यानी इस्माइल मेरठी इल्मी और अदबी हलकों में बहुत मशहूर हो गए। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात यानी उनकी साइकोलॉजी, ज़ौक़ और शौक़, दिलचस्पी और पसंद नापसंद का जायज़ा लिया। उन्होंने ये देखा कि बच्चों को क्या पसंद है और क्या नापसंद, उनकी शख्सियत, उनका मिजाज और उनके सोचने का तरीक़ा क्या है। इन्हीं तजर्बात यानी एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखीं और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। इस्माइल मेरठी की लिखी नज़में बच्चों की उम्र और उनके मिजाज के मुताबिक होने की वजह से बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। उनकी कुछ मशहूर नज़मों के नाम मैं आपको बताता हूँ। वक्त निकाल कर आप इन नज़मों को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इन नज़मों के उन्वान हैं हमारी गाय, नसीहत, सुबह की आमद, रात, सच कहो, कछुआ और खरगोश, बारिश का पहला कतरा, एक वक्त में एक काम, दाल की फरियाद, चिड़िया के बच्चे, गर्मी का मौसम, पंचक्की, ऊंट और हवा चली वगैरह। उनकी नज़्म पंचक्की के चंद अशार सुनिए। नहर पर चल रही है पंचक्की, धुन की पूरी है काम की पक्की, बैठती तू नहीं कभी थक कर, तेरे पहिए को है सदा चक्कर, पीसने में लगी नहीं कुछ देर, तूने झटपट लगा दिया एक ढेर, लोग ले जाएंगे समेट समेट, तेरा आटा भरेगा कितने पेट। इसी तरह उनकी एक नज़्म गाय बहुत मशहूर है। उसके चंद अशार सुनिए। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, उस मालिक को क्यों ना पुकारें, जिसने पिलाई दूध की धारें, खाक को उसने सब्ज़ा बनाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया, कल जो घास चरी थी बन में, दूध बनी अब गाय के थन में। इस्माइल मेरठी ने बहुत सी दरसी किताबें भी लिखी। वो किताबें जिनके ज़रिए उस्ताद अपने शागिर्दों को दर्स देते हैं यानी पढ़ाते हैं, दरसी किताबें कहलाती हैं। जैसे आपके निसाब की किताब जान पहचान भी एक दरसी किताब है। उनकी लिखी गई ये किताबें बहुत मशहूर हुईं और आज भी शौक़ से पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह से उर्दू ज़बान सिखाने के लिए उनकी लिखी गई किताबें भी बहुत मशहूर हैं, जिनमें उर्दू की पहली किताब का नाम आपने भी सुना होगा और शायद मदरसे में आप में से बहुत से बच्चों ने उसी के ज़रिए उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना भी सीखा होगा। बच्चों के लिए उनकी लिखी गई कुछ किताबों के नाम इस तरह हैं। असलम की बिल्ली, एक बच्चा और जुगनू, कछुआ और खरगोश, एक गधा शेर बना और अजीब चिड़िया वगैरह। तो बच्चों, देखा आपने इस्माइल मेरठी साहब ने आपके लिए कितनी मेहनत की। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी वक्त निकालकर उनकी लिखी कहानियाँ और नज़में पढ़ें और उनसे नसीहत हासिल करें। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस्माइल मेरठी आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा शायर और अदीब क्यों हैं। ये था हमारे आज के सबक हमद के मुसन्निफ जनाब इस्माइल मेरठी साहब का मुख्तसर तारुफ। आइए अब चलते हैं हमारे आज के असली मौजू यानी आज के सबक की तरफ। आइए ताख़ीर किए बिना अब इस हमद को पढ़ते हैं। मैं पहले इस हमद को एक बार रवानी के साथ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके एक एक शेर पर बात करेंगे। तो सुनिए हमद। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत इनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मयस्सर, रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कद्रदां बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया।
तो बच्चों अब इस नज़्म के एक एक शेर पर बात करते हैं। आप तैयार हैं? बहुत उम्दा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हम्द का पहला शेर है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया। शायर हम्द के पहले शेर में उस खुदा की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए हैं जिसने ये जहां यानी ये दुनिया बनाई है, और इस दुनिया में ये कैसी लंबी चौड़ी ज़मीन बनाई है कि जिसका कोई और छोर नज़र ही नहीं आता, और हमारे सरों पर ये कैसा आसमान बनाया है कि जो इतना बुलंद है और इतना आलीशान है। आगे शायर कहता है कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत इनको जमा बनाया। मिट्टी से यानी ज़मीन से क्या खुशनुमा और खूबसूरत पेड़ पौधे इस खुदा ने उगाए, और इन दरख्तों पर कैसे प्यारे प्यारे फूल और कलियां उस खुदा ने उगाईं। ये खुदा ही है जिसने इन पेड़ पौधों के तनों, डालियों और पत्तियों को सब्ज़ रंग का खूबसूरत जोड़ा पहनाया, जिसकी वजह से ये दरख्त और ये पेड़ पौधे जवान और तरोताज़ा दिखाई देते हैं। हरे भरे दरख्तों और नरमो नाजुक बेल बूटों का जिक्र करने के बाद शायर खुदा की एक और ज़बरदस्त तख्लीक का जिक्र अगले शेर में करता है। एक ऐसी शय कि अगर उस शय का वजूद ना होता तो इस दुनिया में ज़िंदगी का वजूद ना होता, ना सब्ज़ा होता, ना दरख्तों पर कलियां और फूल खिलते, ना खुशबू का वजूद होता, और ना तितलियों और भंवरों की अटखेलियां होती, ना चरिंदे परिंदे और दरिंदे होते, और तो और हज़रत इंसान यानी आप और हम भी वजूद में ना आते। वो कौन सी शय है? आइए अगला शेर पढ़ते हैं और जानते हैं। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना। शायर कह रहा है कि ए खुदा, तू कितना शफीक और मेहरबान है कि तूने हमारे लिए सिर्फ ज़मीन और आसमान ही नहीं बनाए, बल्कि तूने इस दुनिया का निज़ाम मुसलसल चलाने के लिए सूरज की जैसी शय को भी बनाया। इस सूरज से ही तमाम मखलूक़ात तवानाई हासिल करते हैं, इसी सूरज से हम गर्मी और रोशनी हासिल करते हैं। अगर सूरज का वजूद ना होता तो ये दुनिया एक बर्फ़ का गोला होती जिसमें ज़िंदगी का वजूद मुमकिन ही ना होता, और इसी तरह से अगर सूरज का वजूद ना होता तो इस दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। ये सूरज तेरी कुदरत और तेरी रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। इस शेर में शायर ने सूरज को एक चश्मे यानी झरने से तशबीह दी है। शायर कहता है कि सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया। जिस तरह से एक चश्मे से मुसलसल पानी बहता रहता है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहता है, उसी तरह सूरज का फैज़ भी सबके लिए आम होता है। सुबह जब आसमान से सूरज नमूदार होता है तो उसकी रोशनी किसी बहुत बड़े चश्मे की ही तरह सारी ज़मीन में फैल जाती है। सूरज की इस रोशनी और उसकी गर्मी का फैज़ भी सबके लिए आम होता है। इसी मुनासिबत की वजह से शायर ने इस शेर में सूरज को चश्मे की तरह बयान किया है। जब हम किसी एक शय को उससे मिलती जुलती किसी दूसरी शय से मिसाल देते हैं तो शायरी की इस्तिलाह में उसे तशबीह कहा जाता है। यहाँ शायर ने सूरज को चश्मे से तशबीह दी है। हम्द के अगले शेर में शायर ने परिंदों का जिक्र किया है। वो कहता है कि ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। बच्चों, आपने देखा होगा कि अक्सर सुबह और शाम के वक्त चिड़ियाँ दरख्तों की टहनियों पर, छतों की मुंडेरों पर और अपने घोंसलों के आसपास घूमते हुए बड़ी ही मशहूर कुन और जादू भरी आवाज़ में चहचहाया करती हैं। इन्हीं का जिक्र करते हुए शायर कहता है कि ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ जो चहकती हुई इधर से उधर फिर रही हैं, दरअसल उनकी ये चहचहाहट और कुछ नहीं है बल्कि उनकी तस्बीह है। बच्चों, तस्बीह के माने होते हैं
खुदा की तारीफ बयान करना, और तस्बीह खां के माने होते हैं तस्बीह करने वाला या तारीफ करने वाला। शायर कहता है कि ये खुदा की ही कुदरत है कि उसने चिड़िया जैसे छोटे और मासूम जानवर को भी तस्बीह खां यानी तस्बीह करने वाला बनाया है। इस तरह ये भी खुदा की ही कुदरत का एक नमूना है। अगले शेर में शायर कहता है कि आज हमें इस दुनिया में जो भी नेमतें हासिल हैं, दरअसल वो सब तेरी रहमत की वजह से ही हमें हासिल हैं, और अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन नेमतों की कद्र करें। शायर कहता है, रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मयस्सर, रहमत से तेरी क्या क्या हैं नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। बच्चों, इस दुनिया में हमें जो ये लाखों करोड़ों तरह की नेमतें मयस्सर हैं यानी हासिल हैं, वो सब की सब उसी खुदा की रहमत की वजह से हासिल हैं। अगर कभी आपके जहन में ये ख्याल आए कि आज मैं उस खुदा की अता की हुई नेमतों को गिनूंगा, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप थक जाएंगे मगर उसकी नेमतों को गिन ना सकेंगे। आपकी गिनती ख़त्म हो जाएगी मगर उसकी नेमतों की तादाद कम ना होगी। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर उसकी नेमतों की तादाद का शुमार आप ना कर सकेंगे, बल्कि कोई जिन या इंसान न कर सकेगा। इसलिए शायर ने कहा है कि हमें इस दुनिया में जो भी नेमतें हासिल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रहमत और तेरे करम का नतीजा है। इन नेमतों के हुसूल में हमारा कोई रोल नहीं। दुनिया में अक्सर लोग ये समझते हैं कि आज उनके पास जो कुछ भी नेमतें या सहूलतें मौजूद हैं, दरअसल वो उनकी सलाहियतों, उनकी काविशों और कोशिशों का नतीजा हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं है। इस दुनिया में इंसान को जो कुछ भी हासिल है वो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ उस खुदा की रहमत की वजह से हासिल है। इसमें किसी इंसान या जिन की किसी सलाहियत या किसी काविश का कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा हमें अपने दिल से इस खाम ख्याली को निकाल देना चाहिए और हमेशा उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करना चाहिए जिसकी अता करदा नेमतों से हम इस दुनिया में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस तरह की कुछ मिसालों के ज़रिए शायर ने अपने अशार में खुदा की कुदरतों, उसकी जलवागिरी और उसकी रहमतों को पेश किया। अब इस हम्द का आखिरी शेर आता है। इस शेर में शायर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि दुनिया में मौजूद हर शय में उस खुदा की कारीगरी और उसकी मशीयत साफ साफ नज़र आती है। लिहाजा किस किस शय का जिक्र किया जाए और उसकी किस किस नेमत का तज़किरा किया जाए। इसलिए इस शेर के ज़रिए शायर अपनी बात को कुछ इस अंदाज में मुकम्मल करता है कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। शायर कह रहा है कि मैं किस किस शय का, किस किस चीज़ का तज़किरा करूं। तेरी बनाई हुई हर चीज़ लाजवाब है और तेरी बनाई हुई हर चीज़ में तेरी कारीगरी साफ साफ नज़र आती है। और सबसे अहम बात यह है कि तूने जितनी भी अशिया इस दुनिया में बनाई हैं उसमें से एक शय या एक चीज़ भी रायगा यानी बेकार नहीं है, बल्कि हर शय, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जानदार हो या बेजान, महंगी हो या सस्ती, हाजिर हो या गायब, उसका कोई ना कोई काम है, उसका कोई ना कोई रोल है। उसकी इस दुनिया के कारखाने में कुछ ना कुछ अहमियत ज़रूर है। यहाँ एक बात पर आपने गौर किया होगा कि शायर ने इस दुनिया को कारखाना कहा है, यानी दुनिया को कारखाने से तशबीह दी है। जिस तरह किसी कारखाने में मौजूद तमाम मशीनों और उसमें काम करने वाले तमाम मुलाजिमों की अपने अपने मकाम पर अहमियत होती है और जिस तरह हर कारखाने का कोई ना कोई मकसद होता है, उसी तरह दुनिया में मौजूद हर शय की अपनी अहमियत है और हर शय की मौजूदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। ये दुनिया और मा फीहा यानी इसमें मौजूद हर शय किसी न किसी मकसद के तहत वजूद में लाई गई है। तो बच्चों, आपने देखा कि शायर ने इस पूरी नज़्म में खुदा की बुजुर्गी और बरतरी, उसके इल्म व हिकमत, उसकी कारीगरी और उसकी अज़मत का जिक्र बहुत ही उम्दा अंदाज में किया है। क्योंकि इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की गई है, इसलिए यह हम्द कहलाती है। तकरीबन सभी शायरों ने खुदा की शान में हम्द लिखी है।
आप ऐसी ही एक खूबसूरत सी हम्द को याद कर सकते हैं और अपने स्कूल के किसी जलसे में उसे पढ़कर सबका दिल जीत सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अकमल नईम सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय उर्दू से पाठ 1 हम्द। इसे प्रस्तुत किया अकलम नईम ने और इसकी समीक्षा की मज़ाहिर सुल्तान जई ने। हाँ तो बच्चों, हमें आशा है कि आज शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को जो भी पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और परीक्षाओं के दिनों में वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। हाँ तो बच्चों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब अपनी दीदी शिखा जैमन को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठ व ढेर सारे मनोरंजन के साथ। बाय बाय बच्चों।